और कोई सदर नहीं है, कोई किंग नहीं है, कोई सरबराह नहीं है जो हमारे साथ हो। 7,000 क्यूसेक चनाब का रोक लिया और 5,000 क्यूसेक झेलम का रोक लिया, ठीक है। और इसी तरह सिंध पे, सिंध पहले ही सूखे का शिकार है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल है ही कुछ नहीं, तो अगर लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है कुछ तो फिर वो आपको इसका मतलब भी समझाएंगे। सर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के हालात हैं, मीनवाइल जो वहां का मीडिया इश्तियाल फैला रहा है कि और इंडियन मीडिया कामयाबी से ये किरदार अदा कर रहा है और अपनी गवर्नमेंट को मजबूर कर रहा है कि उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाएं और कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जिसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़े। हिंदुस्तान इस वक्त वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है जिसके ऊपर एक मजहबी इंतहा पसंद और जुनूनी हुकूमत कायम है। कायद-ए-आज़म ने बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा देखें जी हमारी राय जुदा है, देयर हीरोज आर आवर विलन्स, आवर हीरोज आर देयर विलन्स। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं मैसेज देता हूं पूरे पाकिस्तानियों को, अगर आप मुसलमान हैं, पूरे पाकिस्तानी जो हैं उनमें से आधे मेरे साथ पैदल चले, इंशाल्लाह हिंदू भाग जाएगा। चाइना ने पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते अपने तोड़ दिए हैं। चाइना अब चाहकर भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर सकता। यानी इनको हिंदुइज्म से डिफेंस मिनिस्टर का भी प्रॉब्लम है। अभी एक हफ्ता पहले आसिम मुनीर भी हिंदुओं के खिलाफ बकवास कर रहा था, और जिन टेररिस्टों ने हिंदू आइडेंटिफाई करके मारा तो 1947 से जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत इनकी जेनेटिक्स में पड़ी हुई है, जिसका हमने अभी रिसेंट नमूना आसिम मुनीर की तकरीर में, वो इनकी घुटी में पड़ी हुई है हिंदुओं के खिलाफ नफरत, और वो चलती चलती इन जहादी इस्लामिस्ट टेररिस्ट तक आती है। तो ये है असल में सीन। दुनिया को उन्होंने अपने अज़ाइम बता दिए हैं। भारत का मौक़िफ़ सिंपल है कि जो दहशतगर्दी भारत के अंदर होती है उसके अंदर पाकिस्तान मुलव्वस है। उनका ये कहना कि माजी में बहुत सारे सबूत दे चुके हैं और ये हमला हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान ने प्लान किया। लश्कर तैयबा इसके पीछे है और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। भारत के अंदर इस वक्त जो गमो गुस्सा और जो तकलीफ है उसको किसी न किसी तरीके से हीलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए, पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, स्टेट को। और कोई सदर नहीं है, कोई किंग नहीं है, कोई सरबराह नहीं है जो हमारे साथ हो। 7,000 क्यूसेक चनाब का रोक लिया और 5,000 क्यूसेक झेलम का रोक लिया, ठीक है। और इसी तरह सिंध पे, सिंध पहले ही सूखे का शिकार है, वो तो आधा भी नहीं रहा जो पहले होता था। पहली बात तो ये कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसको इस तरह आप सस्पेंड नहीं कर सकते, यूनिलैटरली एब्रोगेट नहीं कर सकते, इसमें से निकल नहीं सकते, इट्स अ ब्रीच। और हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगा, बड़ी बदकिस्मती कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। हम ये केस भी लेकर जाएंगे ना, यही केस अगर इंडिया लेकर जाए हमारे खिलाफ तो 1 मिनट में जीत जाएगा। हम लेकर जाए, ये ऐसे ही है जैसे बहुत बड़े वडेरे के खिलाफ एक मजारे का केस है, ठीक है। यही तो इन कमबख्तों ने हमें मजारा बना के रख दिया है कि हम जीतने वाला केस भी हार जाते हैं। ये मेरे ख्याल में बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप दूसरी साइड का, अग्रीव पार्टी का पेन भी फील नहीं करते। आप अपनी इनोसेंस का प्रोटेस्ट करें कि जी हमने नहीं किया, ठीक है ना, उसकी आप हमें एविडेंस। लेकिन ये कहना कि जी ये आपने ड्रामा रचाया है, और दूसरा जो फ्लैग, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हाँ, कि यानी आप ये कह रहे हो कि तुमने खुद अपने बंदे मारे हैं, तो दिस इज वेरी इनसेंसिटिव इन माय ओपिनियन। क्योंकि हमारा ये अब, हाँ, कि हमारा ना ये हो गया है अब के हम हर चीज को ये कह देते हैं जी ये भी ड्रामा है। 9/11 को हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं वो भी ड्रामा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन आपकी इस बात को इंटरनेशनल लेवल पे कितने लोग मानते हैं? इंटरनेशनल मीडिया में देख लीजिए, और इवन केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कह दिया को, मतलब दिस इज इंटरनेशनली नोबडी इज गोइंग टू बाय दिस। यस, तो ये तो इंटरनेशनल पिक्चर अगर हम देखें तो हम तो काफ़ी कमज़ोर हैं। बल्कि मुझे तो अक्सर जब अपनी हम बात आजकल की कर रहे हैं तो मुझे खुदा ना खास्ता ऐसा कभी ना हो जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ हुआ था। तो अगर हम कभी ऐसे स्टेज पे जाते हैं और हमारे साथ अगर ऐसा हो वहाँ पे, तो पता नहीं हम एज अ कौम कभी अपनी ज़िंदगी दोबारा से सर उठा के जी सकेंगे या नहीं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा इस वक्त एज अ पाकिस्तानी। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात को आप क्या देखते हैं? ये बिल्कुल एक मुंजमद रहेंगे, ये एक और ज़्यादा टेंशन की तरफ बढ़ेंगे, या आपको लगता है कि
कोई इसमें तब्दीली आएगी? आप इसको देखते हैं कि कोई खुदा न खास्ता ज्यादा कोई जंग वंग की तरफ जा सकता है? आप कैसे देख रहे हैं? इशू हिंदुस्तान का है कि उन्होंने एक इंसिडेंट को लेके जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है उसको एक वॉर हिस्टीरिया और जिंगोइज्म में और जंगी माहौल में क्रिएट कर दिया, और जिसके नतीजे में उनके जो ऑर्केस्ट्रेटेड मीडिया है, जिसको मैं समझता हूँ कि शेम ऑन इंडियन मीडिया द वे दे आर बिहेविंग। हम कहते हैं कि इतना बड़ी जमहूरी मुल्क है, एक राय इख्तलाफ की नहीं आई सिवाय एक बंदा है परवीन सोनी, वो सच बोल रहे हैं, कल मैं हक कह रहे हैं, बाकी तो सारे पिट्ठू बने हुए हैं इंडियन मीडिया वाले, और आगे से आगे पाकिस्तान के खिलाफ। और जो नफरत का इजहार हो रहा है, इट्स बॉर्डरिंग ऑन हेट स्पीच, और नफरत है कि न्यूक करो पाकिस्तान को, खत्म करो पाकिस्तान को, पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाए। मनीष तिवारी, वो इज अ सिटिंग एमएनए, सिटिंग पार्लियामेंटेरियन, उसने क्या कहा कि गो एंड डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। आई मीन अब देखें ना, वो कांग्रेस पार्टी का है, वो वजीर इत्तलात भी रहा है, वो वकील भी है, और वो इस किस्म की जुबान अगर इस्तेमाल करे तो फिर आम शहरी क्या इस्तेमाल करेगा? तो इससे उनकी सोच की इक्कासी होती है। और इंडियन मीडिया का जो आप कह रहे हैं, जब जाफर एक्सप्रेस हुई थी तो इंडियन मीडिया तो खुशी से, यानी दे वर गोइंग क्रेजी, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं नफरत, और वो इंडियन स्टेट की एक्सटेंशन दिखाई देता है, क्योंकि कोई अपनी सोच नहीं है उनकी। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। आप दोनों चीजों पर आप मवाजना कर लें, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का। हिंदुस्तान इस वक्त वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है जिसके ऊपर एक मजहबी इंतहा पसंद और जुनूनी हुकूमत कायम है। आप देखें हिंदुस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासत, इंडियन इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ इशू पाकिस्तान था, पाकिस्तान बैशिंग, मुस्लिम बैशिंग। हमारे यहाँ पिछले 30 साल से जितने इलेक्शन हुए हैं, हिंदुस्तान का कभी जिक्र ही नहीं होता। सो वी आर मोर ओपन, लार्ज हार्टेड, वी आर मोर रिलैक्स्ड कि हमें नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन कैंपेन नहीं करना। दूसरी बात, मीडिया देख लें, हमारा मीडिया जैसे इसमें आप माशाल्लाह सफ़े अमल में हैं, उन्होंने बड़ा मेच्योर, मेजर्ड, बैलेंस्ड रिस्पांस, हमने कंडमनेशन की, क्योंकि हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। लेकिन उसके बरक्स हिंदुस्तान ने 11 मार्च को बगले बचाए, और बड़ा कुछ लगता था कि जिससे बलूचिस्तान को फतह कर दिया उन्होंने, इतनी खुशियां मना रहे थे। क्रिकेट मैच भी देख लें, क्रिकेट मैच होता है, हम इंडिया की टीम किस है, पाकिस्तान हारा पाकिस्तानी टेरिटरी में, पाकिस्तानी सॉइल में, हमने इंडिया की तारीफ की, इंडिया के लिए तालियां बजाए, और जब हम जीते इंडिया के खिलाफ हिंदुस्तान में, उन्होंने स्टेडियम जला दिया था। तो ये जो रवैये हैं, जो सोच है, ये बड़ी मुख्तलिफ है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की। कायद-ए-आज़म ने बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा देखें जी, हमारी राय जुदा है, देयर हीरोज आर आर विलन्स, आर हीरोज आर देयर विलन्स। अभी भी वो औरंगजेब की कब्र को खोद रहे हैं, ताजमहल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तकलीफ किस बात की है उनको? जो कहता है मोदी के 1000 साल की गुलामी थी, तो इसका मतलब है उनका बेसिक, द बी इन द बॉनेट इज इस्लाम एंड मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान मोर देन एनीथिंग एल्स। दूसरा, मुंबई अटैक्स का तीसरा अभी तस्करा किया है शकील साहब ने, वो तो सर बाद में हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि वो पाकिस्तान ने करवाया था, तो ये तो अब नहीं, आप तो बहुत बाद की बात कर रहे हैं। इस वाक़े के कोई 18 या 24 घंटे बाद हामिद मीर साहब एक इंडियन टीवी पे गए थे और उन्होंने बताया था कि जी अजमल कसाब था, उसका ताल्लुक यहाँ से, ये उसका गांव और ये यहाँ का है। जी ऐसे तो ये जी मुझसे पूछे, मुझसे पूछना बनता है आपका सबका, भला क्यों? शकील साहब बताएंगे जी। आपके नेबरहुड में हुआ ना वो, उसका ताल्लुक था मेरा जी, जी जी। वो मुबैना तौर पे ही वॉज फ्रॉम दीपालपुर, ही वॉज फ्रॉम ओकाड़ा। तो अजमल कसाब जो है, तो हमें भी उस वक्त बहुत बुरा लगा था। जुगनू मोहसिन उसके घर पहुंच गई थी, नजम सेठी बहुत धुआंधार गुफ्तगू, अपना हामिद मीर भी, और हम ऐसे अहमक थे कि लगे हुए हैं उनके खिलाफ कि नहीं जी नहीं, ये देखें जी, ये वो ही ज़बान बोल रहे हैं जो हमारे दुश्मन बोल रहे हैं, ये पाक फौज का जो बयानिया है उसकी नफ़ी कर रहे हैं। वो बाद में फिर उकदा ये खुला कि हमारा वज़ीर आज़म भी यही कह रहा है, और वही वज़ीर आज़म आज फिर आंख का तारा है जी। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल है ही कुछ नहीं, तो अगर लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है कुछ, तो फिर वो आपको इसका मतलब भी समझाएंगे। क्या हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ है? मैं मिलिटरीली बात नहीं कर रहा, मैं मॉरल जो ग्राउंड्स हैं उनकी बात कर रहा हूं कि आपको सपोर्ट, जो मोराल क्या है, सपोर्ट क्या है, वसाइल क्या है, ये सारी चीजें एक तरफ
और इन सब पर जो आइसिंग ऑन द केक है समीना खान, वो ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त आपको सपोर्ट कहां से, किस किस में, क्या फ्रांस आपको सपोर्ट कर रहा है, बर्तानिया कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, सऊदी कर रहा है, यूएई कर रहा है, इसराइल कर रहा है, जापान कर रहा है। वो हर जगह पर तो वो मेंबर्स हैं, किसी ना किसी, कहीं क्वाड्स है और कहीं क्वाड के साथ साथ अपना बीसियों और हैं, उनके आपस के मामलात, सबके साथ दोस्ती है, यारी है। और हमारी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तवज्जो का मरकज एक चीज है, सिर्फ एक चीज, कि कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई का नाम लेने वाला कोई रूए जमीन पर जिंदा रह जाए। चाइना ने पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते अपने तोड़ दिए हैं। उधर से आपके दिमाग में आएगा कि तालिबान वाले भारत का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं इतना, जितना हम ये युद्ध की तरफ जा रहे हैं। तालिबान ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, हम भारत के साथ हैं, आप युद्ध शुरू करो। उधर से इधर अफगानिस्तान की तरफ से वो युद्ध शुरू करने के लिए तैयार है। और तीसरा है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर का क्या होगा, अब मैं दिखाता हूं आपको कि ये है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। पाकिस्तान में जनरल बाजवा की वापसी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। ये बहुत डीप अंदर से इंफॉर्मेशन आई है कि जनरल बाजवा ऑलरेडी पाकिस्तान को छोड़कर भाग गया है। उसे मालूम है कि अब टारगेट किया जाएगा आसिम मुनीर को, वैसे ही जैसे सुलेमानी को डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया था और उसे मार दिया था, जो ईरान का आर्मी चीफ था। ऐसे ही अब मुनीर को भी खत्म किया जाएगा, पूरा प्लान है। एंड दिस जनरल बाजवा नोज, और वो कोऑर्डिनेट भी करवा रहा है क्योंकि उसकी अपनी एस्पिरेशंस हैं। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता था, आज भी बनना चाहता है, और डील उसके साथ हो रही है। चाइना क्यों सपोर्ट नहीं करेगा पाकिस्तान को और उसने अपना हाथ क्यों खींचना शुरू कर दिया, उसका रीजन है मेरी 8 या 9 महीने पुरानी कई वीडियोस, जहां पर मैंने बोला था कि चाइना ने पाकिस्तान को बोला है कि तुम भारत को जाकर बार बार हर महीने तंग करो, कीप ऑन प्रिकिंग देम, ताकि इनकी अटेंशन तरक्की की तरफ ना जाए। वो आपको, मुझे, कभी बांग्लादेश को, इन्हीं को संभालने में इनकी एनर्जी और पैसा बर्बाद होता रहे। एक क्लियर इंस्ट्रक्शन था चाइना की तरफ से कि तुम जब भारत के ऊपर अटैक करोगे, टेररिस्ट अटैक करवाओगे, तुम्हारा एक ही काम है कि तुम 3, 4, 5 लोगों से ज्यादा तुमने किसी की जान नहीं लेनी। उससे क्या होता है कि आपने कभी 2 मार दिए, कभी 5 मार दिए, इतना हल्ला नहीं होता। प्रेशर पड़ता जरूर है गवर्नमेंट के ऊपर, बट ये नहीं है कि कोई पब्लिक रिएक्शन आएगा। लेकिन अगर तुमने बड़ा अटैक किया तो वही होगा जैसे बालाकोट हुआ था। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें करनी है। जिन लोगों को भेजा गया इस बार पहलगाम में, उन्हें भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि 4-5 लोग ही मारने हैं। लेकिन क्योंकि इनके अंदर नफरत इतनी ज्यादा है हिंदुओं के लिए, उनको मजा आने लग गया था जब उन्होंने 4-5 लोग मार दिए। उसके बाद वो एंजॉय करने लग गए और करते करते उन्होंने 25-30 लोग मार दिए। रिएक्शन आना ही था और चाइना को मालूम है कि ये पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना को अपने असला भी देना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। वो उस हालत में नहीं है कि इसकी सपोर्ट की जाए। दूसरा, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। एक तो ये हो गया कि पाकिस्तान की गलती, और चाइना की इंस्ट्रक्शंस क्या थी। अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत बार बोला था कि पाकिस्तान को यूज किया जाएगा, छोटी छोटी चीजें वो बार बार करवाएंगे भारत के साथ। वही हुआ। अब आते हैं मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कि चाइना सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। कई बार आपने देखा कि लोगों ने बोला कि यार हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ इतना ज्यादा है, $100 बिलियन से ज्यादा तो हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया, इसको बंद क्यों नहीं करते। मोदी जी को मालूम था कि एक दिन लड़ाई होगी जरूर पाकिस्तान के साथ। उस वक्त क्या ऐसा मैं करूं कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा ही ना हो। उसका रीजन अब आपको आ गया। जितनी इकोनॉमी पाकिस्तान की है उतना तो ट्रेड हम चाइना के साथ कर लेते हैं। यानी कि आज चाइना को दिखता है कि ये तो बेवकूफ कंट्री है पाकिस्तान, मैं इतनी बड़ी मार्केट भारत की कैसे छोड़ सकता हूं जब वो ऑलरेडी खुद नीचे गिरने की कगार पर है। अब जो भारत ने इतना ट्रेड किया है, आज चाइना हमारी मार्केट को छोड़ नहीं सकता, हमारी इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ नहीं सकता। और चाइना की हमने इतनी इन्वेस्टमेंट्स भारत में करवाई हुई हैं, उनके सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के फैक्ट्रीज हैं वो भारत में लगी हुई हैं। इसलिए चाइना अब चाहकर भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर सकता। देखिए, बात यह है कि इस बार क्या अपनी गलती को मानेंगे। आपने पूछा कि पहले कभी उन्होंने अपनी गलती को माना है, तो ये तो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं।
अपनी तरफ से ये कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहे होते हैं, ये सब के सब पक्के काफिर हैं। अगर काफिर की कोई डेफिनेशन है तो वो इन पे पूरी उतरती है। जिनको ये काफिर कहते हैं, नॉन मुस्लिम्स को ये काफिर कहते हैं, वो तो काफिर नहीं, वो तो स्टेट ऑफ डिनाइल में नहीं रहते। ये है असल में काफिर, यानी स्टेट ऑफ डिनाइल में रहने वाले। तो ये कभी नहीं मानेंगे, यही इनकी बदकिस्मती है। देखिए, यानी इनको हिंदुइज्म से डिफेंस मिनिस्टर को भी प्रॉब्लम है। अभी एक हफ्ता पहले आसिम मुनीर भी हिंदुओं के खिलाफ बकवास कर रहा था, और जिन टेररिस्टों ने, वो भी हिंदू जान के मारा होगा, हिंदू आइडेंटिफाई करके मारा। तो 1947 से जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत इनकी जेनेटिक्स में पड़ी हुई है, जिसका हमने अभी रिसेंट नमूना आसिम मुनीर की तकरीर में सुना था, अभी एक हफ्ता पहले, वो इनकी घुट्टी में पड़ी हुई है हिंदुओं के खिलाफ नफरत, और वो चलती चलती इन जहादी इस्लामिस्ट टेररिस्ट तक आती है। तो ये है असल में सीन। लेकिन सर एक सेक्शन यहाँ पर ऐसा भी है जो एक अलग तस्वीर पेश करता है, और उनका ये कहना है कि ये लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, ये तो चाह यही रहते, ये चाह रहे थे किसी तरीके से भारत के साथ कोई टाकरा हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, और उस तरफ लोग देखने लगे। फिर ना कोई बलूचिस्तान को पूछेगा, ना कोई डॉक्टर मारंग बलोच को पूछेगा, ना कहेंगे इमरान खान को बाहर लाओ, ना कहेंगे टीटीपी सही करो। आधे से ज्यादा सिंध इस वक्त बंद पड़ा है, तो उसके ऊपर भी बात नहीं होगी, बल्कि सबके सब अगर कोई कुछ बात भी करेगा तो ये बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो तुम लोगों को, बलूचिस्तान की पड़ी है, इधर देखो भारत क्या कर रहा है। तो ये तो इनका फायदा नहीं हो गया सर।